तो आतंकवादी देश पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ आज रात 10:30 बजे यूएन में भाषण देंगे। आतंकवाद पर चारों तरफ से घिरे नवाज ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख राहिल शरीफ से बात की और कहा जा रहा है कि राहिल शरीफ ने ही नवाज शरीफ का यह यूएन भाषण तैयार किया। यूएन में अपने भाषण के जरिए कश्मीर में मानवाधिकार हनन का झूठा मुद्दा उठाएंगे और दूसरी तरफ बलूचिस्तान में बलूचिस्तानियों के खिलाफ पाकिस्तान ने टैंक तैनात कर दिए हैं। इसकी भी तस्वीरें अब पूरी दुनिया के सामने आ रही हैं और हमें उम्मीद है कि जब यूएन में वो कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश करेंगे तो उन्हें इस सवाल का जवाब भी देना पड़ेगा कि बलूचिस्तान में आप क्या कर रहे हैं। पर इस सब के बीच भारत की परिस्थिति क्या है? सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ हैं, बीजेपी की तरफ से हैं, गृह मंत्री के सलाहकार भी हैं। हमारे साथ जयवीर शेरगिल हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, वकील भी हैं। और हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल अशोक मेहता साहब हैं जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। हम उन तीनों से बात कर रहे हैं। ब्रह्मदास गुप्ती भी हमारे साथ थे, स्काइप के जरिए कनेक्शन कटा है, उम्मीद करते हैं वो वापस आएंगे। सुधांशु त्रिवेदी, पहले मैंने जो बात छेड़ी थी वो ये थी कि भाई स्टूडियोज से जहां आमतौर पे बड़े गुस्से में बात होती है, आज उम्मीद के उलट थोड़े आराम से शांतिपूर्वक बात हो रही है। यहां हम बम बंदूक नहीं चला रहे। सड़क पे चलते लोगों के गुस्से से, चाय की दुकान पे हो रही चर्चा से क्या ये तय होगा कि देश पाकिस्तान पे हमला करेगा या फिर कूटनीतिक तौर पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसकी घेरेबंदी करेगा? देखिए, मैंने अब से पहले ही वक्तव्य में कहा था कि यह जो कुछ भी तय होगा ये ठोस कूटनीतिक और रणनीतिक यानी डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक आधार पर तय होगा। मैं याद दिलाना चाहता हूं, अमेरिका पर 9/11 का हमला हुआ था, उसके बाद अफगानिस्तान में फौजी कार्रवाई कब शुरू हुई थी? जनवरी 2002 में, तकरीबन 4-4.5 महीने में। तो एक समय होता है, किस समय पे क्या कार्रवाई होगी, रणनीतिक और कूटनीतिक आधारों के ऊपर तय होता है और कितनी कैसी किस प्रकार की कार्रवाई होगी। हाँ, अभी जैसे प्रश्न पूछा गया, वैसे तो ये इस समय बहुत उचित नहीं था, फिर भी कि हमारी पाकिस्तान के प्रति पॉलिसी क्या है? बहुत स्पष्ट पॉलिसी है। वो है कि हम टॉक और टेरर एक साथ नहीं चलेगा, केवल वार्ता होगी तो आतंकवाद पर होगी। इसलिए अभी तक पिछले 2 साल में सुधांशु जी, भारत और पाकिस्तान के बीच में औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता सिर्फ 2 बार हुई है। एक बार ऊफा में दोनों प्रधानमंत्रियों का रिटन एग्रीमेंट है जो स्पष्ट रूप से केवल आतंकवाद पे है, और एक बैंकॉक में जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच में हुआ था जो केवल आतंकवाद। सुधांशु जी, इसके अलावा हमने किसी दो चीजें आपको पुरानी याद गृह मंत्री ने सार्क सम्मेलन में जाकर जिस ढंग की बात बोली है, पिछले करीब दशकों से आपको ध्यान होगा, पाकिस्तान में जाकर भारत के किसी सर, मैं सारी बातों से सहमत हूं। मैं सारी बातों से सहमत हूं। एक बात और कहना चाहूंगा सर, मैं सारी बातों से सहमत हूं। भारत के प्रधानमंत्री ने नवाज शरीफ को अपने शपथ ग्रहण में पूरी बात, भारत के प्रधानमंत्री उनके घर तक चले गए एक शादी समारोह में। ये सारे एफर्ट्स हमने जो है वो लाइन क्रॉस करके किए होंगे, लेकिन सर गुरदासपुर के बाद हमने कहा कि उचित समय आने पर जवाब दिया जाएगा। सर, पठानकोट के बाद हमने कहा कि उचित समय आने पर जवाब दिया जाएगा। अभी उरी में 18 सैनिक हमारे मार दिए गए, हम कह रहे हैं उचित समय आने पर जवाब दिया जाएगा। सर, उचित समय क्या है वही बता दें, जनता चुप हो जाएगी, उचित समय का इंतजार करेगी। तो उचित समय अभी आपने स्वयं कहा रोहित जी, ये टेलीविजन डिबेट में नहीं तय होता है, ये मिलिट्री के एक्सपर्ट्स और हमारा राजनीतिक नेतृत्व बैठकर तय करता है, और न मैं जानकार हूं न इस विषय पे अधिकृत हूं। हाँ, एक बात जरूर है, नीति क्या होती है उस पर हम यहां बहस कर सकते हैं। नीति हमारी ये नहीं है। अंतर देखिए नीति में, कहां एक दौर था पिछली सरकार में कि शर्म अल शेख में बलूचिस्तान भारत और पाकिस्तान के संयुक्त वक्तव्य का हिस्सा हो गया। यानी एक प्रकार से हमने मान लिया कि बलूचिस्तान में हमारा इन्वॉल्वमेंट है। हमने हवाना में जाके यह कह दिया कि पाकिस्तान स्वयं आतंकवाद से पीड़ित है। और एक हमारी नीति है कि हमने स्पष्ट रूप से कहा कि बलूचिस्तान में अन्याय हो रहा है और खुले तौर पर हम यह मुद्दा उठाएंगे जब तक वहां मानवाधिकारों का हनन होता रहेगा। और पिछली सरकार की बात बताता हूं, 1995 में श्री नरसिंह राव की सरकार अंतरराष्ट्रीय दबाव में परमाणु विस्फोट करने से पीछे हट गई। जैसे अभी जनरल साहब ने कहा था, हम उन सरकारों में नहीं हैं जो इमेज की परवाह में कर। 98 में अटल जी की सरकार ने परमाणु विस्फोट किया, मोदी जी की सरकार ने बगैर इसके चिंता किए हुए, परवाह किए बगैर बलूचिस्तान का मुद्दा उठाया। तो नीति में परिवर्तन बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है। हम पूर्ववर्ती सरकारों में, ज्यादा नहीं कहेंगे, हम उस प्रकार की नीति पे नहीं चलेंगे कि हमारे सैनिक रणनीतिक मैदान जीतते जाएं और कूटनीति की मेजों पर हम हारते जाएं। कि जो कुछ वो कहा, एक पंक्ति में कहना चाहूंगा कि चीन छीन देश का गुलाब ले गया, ताशकंद में वतन का लाल सो गया, और हम सुलह की शक्ल को संवारते रहे और जीतने के बाद बाजी हारते रहे। कम से कम आश्वस्त रहिए हमारी इस प्रकार की नीति। सर, आप रणनीति के मैदान में जीतते रहे, कूटनीति के मैदान में हारते रहे, ऐसा नहीं चाहते।
लेकिन कूटनीति के मैदान में जीतते हुए दिखाने की कोशिश करते हैं और रणनीति के मैदान में मार खाते रहे, ऐसा भी तो नहीं दिखना चाहिए। हम जयवीर शेरगिल, कूटनीति में भी जीते हैं और रणनीति में भी जीते हैं। जयवीर बोलिए, फिर मैं मेहता साहब से कमेंट लेता हूँ। सुधांशु जी, दुर्भाग्य इसी बात का है कि आपका राष्ट्रवाद, ये जज्बा, ये सरफरोशी केवल टीवी चैनल या इलेक्शन के मंच पे नजर आती है। वास्तविकता तो ये है कि आप चुनाव जीते हिंदुस्तान की सरजमीन पर और शुक्रगुजार होते हैं पाकिस्तान की सरकार का। ये है वास्तविकता। वास्तविकता ये भी है कि कर्नल महादित की चिता जल रही थी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान का नमक चख रहे थे। क्या इसलिए आज झिझक है? वास्तविकता यह भी है, मैं आपने हवाना का भी दिया, कि रूस ने अपना एम्बार्गो हटाया आपकी सरकार के दौरान, F-16 का मॉरेटोरियम हटाया, तब आप तिल मिलाए और यूएस के पीछे भाग गए। वो भी हुआ आपकी सरकार के दौरान। आप बहुत जानी जान हैं और आप अच्छे प्रवक्ता भी हैं। MHA.gov.in की साइट पे भी चले जाइए। घुसपैठ और सिविलियन कैजुअलिटी आज 86.6% बढ़ोतरी है उसमें। और आपका राष्ट्रवाद केवल विश्वविद्यालयों या आमिर खान को सलाह देने पे जागरूक होता है। जब पाकिस्तान के प्रति कड़ा स्टैंड लेने की टाइम आता है, तब आप कहते हैं सब्र कीजिए। अरे कब तक सब्र करें? पठानकोट में लाल लहू हमारा सैनिकों का बहाया गया और लाल कारपेट बिछा दिया। और आपकी सरकार वो पहली सरकार है जिसने कहा पाकिस्तान में स्टेट एक्टर और नॉन स्टेट एक्टर अलग हैं, जिसने मुल्जिम को ही जज का रोल दे दिया और आके कहा आप निर्णय लीजिए। ये तो वो हुआ कि दाऊद इब्राहिम ने हमला किया और छोटा शकील को कह दें भाई साहब आप ही आके मुंबई पुलिस की मदद कर दीजिए कि गुनहगार कौन है। तो ये पाठ यहां मत पढ़ाइए। जनता जान गई है आपका राष्ट्रवाद। भारत माता तो बहुत ऊंचे ऊंचे चीखते हैं, पर चीखे और नींद से उठिए। उस दिन मैं आपके साथ खड़ा हूंगा कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ने में। एक लाइन में पूछ रहा हूं जयवीर शेरगिल, क्या भारत को पाकिस्तान पे हमला कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आज ये स्थिति नहीं है कि हमला करें। एक ये न्यूक्लियर वॉरहेड है, उनके पास 130 है, हमारे पास 110 है। जज्बे से देश की नीति नहीं होगी, एक स्ट्रेटेजिक कॉल लेनी चाहिए। अगर आज इमोशनल, एक रॉ इमोशन कहते हैं, एकदम हमला कर दिया जाए, वो कोई सूझबूझ का फैसला नहीं होगा। मेहता साहब देखिए, 2-3 बातें कहूँगा मैं। पहली बात तो राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर पार्टीजान ग्रुप नहीं होना चाहिए। लेकिन वो तो है ना सर, वो नहीं होना चाहिए। मैं तो वही तो कह रहा हूँ, क्योंकि जब आप सरकार में नहीं होते हैं तो आप कहते हैं कि देखिए, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जब चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने कहा आप हमारी सरकार को आने दीजिए, हम पाकिस्तान को सबक सिखा दें, कुछ ऐसे बोले वो। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे नुक्ताचीनी नहीं होनी चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर एक नेशनल कंसेंसस होना चाहिए, वो पहली बात है। दूसरी बात, पाकिस्तान की नीति बनाने में बड़ी मुश्किल है। और मुश्किल ये है कि पाकिस्तान में 2 सेंटर ऑफ पावर्स हैं, यानी कि एक तरफ फौज, एक तरफ राहील शरीफ है और एक तरफ नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ, जैसे आपने कहा, उनको एक स्क्रिप्ट मिल जाता है, उनको बताया जाता है कि आप यूनाइटेड नेशंस में इसको जाके पढ़ दीजिए, तो वो होता। तो इसलिए ये जो नीति का सवाल है पाकिस्तान, हमको इसके बारे में सिविलियन गवर्नमेंट और मिलिट्री गवर्नमेंट और मिलिट्री का जो इन्फ्लुएंस है उसको थोड़ा अलग करना पड़ेगा। और इसलिए ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है। लेकिन इस दिक्कत के बावजूद एक चीज़ होनी चाहिए, हमारे पास कूटनीति की बात चले, हमारे पास एक काबिलियत होनी चाहिए, जिसकी मैंने पहले बात की, कि ये पाकिस्तान ने जो 30 साल से, जिसको वो अंग्रेजी में कहते हैं लो कॉस्ट हाई यील्ड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, अब इसके विरुद्ध हमने स्ट्रैटेजी तो बनाई है। हमने कह दिया है कि हम एक जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। युद्ध की बात नहीं कर रहा,
युद्ध के नीचे, युद्ध के थ्रेशोल्ड के नीचे आप एक मिलिट्री, एक फौजी कार्रवाई कर सकते हैं, सैनिक कार्रवाई कर सकते हैं, जिससे आप पाकिस्तान के विरुद्ध एक डिटरेंस, आपका मुद्दा क्या है कि ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद हो। अगर इसको आपने बंद करना है तो पाकिस्तान के ऊपर और खासकर पाकिस्तान फौज और ISI के ऊपर कीमत वसूल करनी पड़ेगी। ठीक बात है। कॉस्ट, दे मस्ट फील द कॉस्ट। और आखिरी बात ये कहूँगा कि अभी आपने सवाल पूछा किसी से कि हमको युद्ध करना चाहिए, और बड़ा अच्छा जवाब दिया उन्होंने कि युद्ध नहीं होना चाहिए। युद्ध होने से हमारा नुकसान है, लेकिन सर दिक्कत क्या है, वो तो कह रहे हैं युद्ध भी नहीं होना चाहिए और जो हो रहा है वो भी नहीं होना चाहिए। नहीं, होना क्या चाहिए, जो होना चाहिए उसके लिए हमारे पास काबिलियत नहीं है। अगर आज की अखबार पढ़ें, भूतपूर्व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर MK नारायणन क्या कहते हैं, आप देखिए आंख खुल जाती है कि हमारे पास वो काबिलियत नहीं है। तो पिछले 30 साल में कम से कम 2001 से लेके आज तक 15 साल हो गए। 15 साल में ये काबिलियत क्यों नहीं पैदा की गई, जिससे हम पाकिस्तान के ऊपर हम ऐसा जवाबी कार्रवाई करें जिससे उनका उतना ही नुकसान हो जितना हमारे ऊपर हो रहा है। वो काबिलियत नहीं है। ठीक है, ब्रह्मदाग बुक्ति हमारे साथ आ गए एक बार फिर से। मैं लास्ट कमेंट ब्रह्मदाग आपसे लेना चाहता हूँ। आज रात को नवाज शरीफ उठाएंगे कश्मीर का मसला और पूरी दुनिया देखेगी कि भाई कश्मीर में ह्यूमन राइट्स की बात करने वाला बलूचिस्तान में टैंक उतार के आया और यहाँ ह्यूमन राइट्स की बात कर रहा है। और इस सब के पहले जितना घटनाक्रम हुआ है, जो सारी कंट्रीज़ ने पाकिस्तान को घेरा है, आपको लगता है दुनिया इस वक्त तैयार है कि पाकिस्तान को एक टेररिस्ट कंट्री, एक आतंकवादी देश घोषित किया जाए? कैन यू हेयर मी जी? जी हम सुन रहे हैं आपको, बोलिए आप। जी डेफिनेटली, बिल्कुल जी। और एक जी दूसरी बात पर मैं एग्री नहीं करता। मैं पूरे डिबेट में नहीं रहा, मुझे नहीं पता और हमारे भाइयों ने क्या बोला, लेकिन जब लास्ट में एक जना बोल रहे थे कि वी डोंट हैव द कैपेबिलिटी, मैं इनसे इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि इंडिया के पास वो कैपेबिलिटी है और कैपेबिलिटी थी। अगर आप पिछले पास्ट में देखें, इंडिया हैज प्रूव्ड 3 टाइम्स कि उनके पास एक कैपेबिलिटी है। लेकिन वो एक अलग बात है कि इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन अवाम ने हर वक्त जंग को अवॉइड किया और डिप्लोमेटिक वेज से कोशिश की कि प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए ऑन इंटरनेशनल लेवल और पाकिस्तान के साथ। बट इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि हमारी ये है पिछले 60-70 सालों से हमें पता है कि दे ऑलवेज, क्योंकि पाकिस्तान में जो फैक्टर्स हैं, पावर फैक्टर 2 नहीं है, एक ही है, एंड दैट इज आर्मी। और वो अगर आप किसी आर्मी को बोलें कि प्रॉब्लम सॉल्व करे, तो दे ओनली नो हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम बाय फोर्स। वो पॉलिटिकल लोग हैं ही नहीं, ना उनको पॉलिटिकल माइंडसेट है, तो वो सिर्फ वो फौजी तरीके ढूंढते हैं कि किस तरह से मसले का हल निकालें। डिप्लोमेटिक वेज वो जानते ही नहीं है। और स्पेशली पाकिस्तान में नवाज शरीफ की हुकूमत हो या किसी और की हो, जिस किसी भी की हो, ऑन द पॉलिसी ऑफ इंडिया और बलूचिस्तान एंड फॉरेन पॉलिसी, ये सब आर्मी ही डील करती है। ठीक है। तो अगर ये सब फौजी डील करें तो आपको खुद ही अंदाजा करें कि उसका रिजल्ट क्या होगा। ठीक है। जब आप पॉलिटिकल लोगों से ये अख्तियारात ले लें, डेफिनेटली इंडिया को आप कंपेयर ना करें पाकिस्तान के साथ। आई थिंक दिस इज ये बहुत गलत चीज है कि आप इंडिया को कभी कभार कंपेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ। आप इंडिया को कंपेयर करें अमेरिका के साथ, आप इंडिया को कंपेयर करें चाइना के साथ, रशिया के साथ। पाकिस्तान के साथ इंडिया का कंपैरिजन मेरे ख्याल में एक मजाक है। पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट स्टेट। पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है इंडिया में, मुंबई में, ये पठानकोट में, और जो रिसेंटली वाकया है, अफसोसनाक वाकया हुआ यूरी में, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में माजी में क्या हुआ, और माजी में किस तरह से बंगालियों का जेनोसाइड किया गया, उनके औरतों को रेप किया गया, उसके बाद जो रिसेंट बॉम्ब ब्लास्ट हुए उसके पीछे किसका हाथ है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में। आप गवर्नमेंट से ना पूछें, आप जाएं काबुल में,
गलियों में जाएं, लोगों से पूछें कि अफगानिस्तान को कौन अनस्टेबल कर रहा है, कोई तालिबान का नाम नहीं लेगा, वो सिर्फ बोलेंगे कि पाकिस्तान। तो इस सिलसिले में आई थिंक कि इंडिया को ओनली कि इसको हाईलाइट करे इंटरनेशनल लेवल पर, और जो इंटरनेशनल पावर्स हैं जो कि अमेरिकन इनको सपोर्ट करते हैं, मिलिट्री और सिविल एड देते हैं, ये रुकवाएं, और पाकिस्तानी आर्मी को जो सपोर्ट मिलती है वो रुकवाएं, तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान अंडर प्रेशर होगा और उसकी वो हैसियत रहेगी ही नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आखिरी कमेंट सुधांशु त्रिवेदी, हालांकि समय खत्म हो गया, फिर भी लास्ट कमेंट मैं आपसे ज़रूर चाहता हूँ। जो बातें कही हैं मेहता साहब ने और जो बातें कही हैं विपक्ष के नेता के तौर पे जयवीर ने, सरकार उनको कितना इनकॉर्पोरेट कर रही है अपनी पॉलिसी में, अपनी प्लानिंग? विस्तार से समय लग जाएगा। मैं ये कहना चाहूंगा, भुक्ति साहब ने जब जो बात कही उसमें एक वाक्य कहना चाहूंगा, उससे एक बात साफ झलक रही है कि पाकिस्तान की जो बुनियाद थी, मजहबी बुनियाद, वो पूरी तरीके से गलत साबित हो चुकी है। वो डिफरेंट आइडेंटिटीज को साथ नहीं रख पाए, न बंगाली आइडेंटिटी को साथ रख पाए, न बलूच आइडेंटिटी को साथ रख पाए, न सिंधियों को साथ रख पाए, न पश्तूनों को साथ रख पाए, न मुहाजिरों को साथ रख पाए, न कश्मीरियों को साथ रख पाए। इसका मतलब है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट ही नहीं, पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट हो गया है। और इस गंभीरता का विषय पूरे विश्व में भारत को उठाना चाहिए और उस परिप्रेक्ष्य के साथ प्रभावी कार्रवाई करेगा। सर, पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट की आइडेंटिटी दिलवाने में कामयाब हो जाए देश की सरकार, तो ये भी अपने आप में भारत की एक बड़ी कामयाबी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। चलते चलते एक महाभारत का छोटा सा प्रसंग है। वो ये है कि जब भगवान कृष्ण अंतिम कोशिश के तौर पर शांति संधि के लिए जा रहे थे हस्तिनापुर, उस वक्त द्रौपदी बड़ी परेशान थी। उसने कृष्ण से पूछा कि तो अब तो युद्ध नहीं होगा, आप जा रहे हैं वहाँ पर। तो कृष्ण ने उससे द्रौपदी से कहा कि तुम मुझसे ज़्यादा दुर्योधन पर विश्वास रखो, वो मेरी हर कोशिश को नाकाम कर देगा, इसलिए निश्चिंत रहो, जो होना है वो तो होगा। फिलहाल उचित समय का इंतजार करना ही एक विकल्प है भारत के पास, क्योंकि जो सरकार तय करेगी उसी दिशा में चीज़ें जाएंगी। हम भी इंतजार करेंगे उसका, क्या एक्शन लेती है भारत की सरकार।